हे गाइस, वेलकम। ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है सीपीयू शेड्यूलिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे कि सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होता है और इसी के साथ हम लोग पढ़ेंगे कि सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से एल्गोरिदम्स है सीपीयू शेड्यूलिंग के जो हम लोग यूज़ करते हैं प्रोसेस को रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में ले जाने के लिए। तो गाइस, अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी है प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम की, तो ये वीडियो आप लोगों को समझने में काफ़ी आसानी होगी। अगर नहीं देखी है तो उसको प्लीज़ जा कर के देख लें, क्योंकि उसी वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब उसी टॉपिक का कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसी के साथ ही अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। तो सीपीयू शेड्यूलिंग क्या है? सीपीयू शेड्यूलिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग विच प्रोसेस विल ओन सीपीयू फॉर द एग्जीक्यूशन। मतलब हम लोगों के पास रेडी क्यू में बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, रेडी स्टेट जिसको रेडी क्यू बोलते हैं, उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं और उन प्रोसेस को हम लोगों को रनिंग स्टेट यानी कि सीपीयू को देना होता है। मतलब हमारे पास सिंपल समझिए, मेन मेमोरी में बहुत सारे प्रोसेस हैं और हम लोग सीपीयू को देते हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि हमारा यूनी प्रोसेसर है। मतलब हमारे पास एक ही सीपीयू है और मेन मेमोरी में प्रोसेस बहुत सारे हैं, तो हम लोग एक टाइम पे किसी एक ही प्रोसेस को सीपीयू को दे सकते हैं। तो ये जो है हमारा कॉन्सेप्ट कि हम लोग कौन से प्रोसेस को सीपीयू को देंगे फॉर दी एग्जीक्यूशन और कौन सा प्रोसेस जो है हमारा होल्ड पे रहेगा, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग। सो सीपीयू शेड्यूलिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग विच प्रोसेस, के कौन सा प्रोसेस को जो हम लोग सीपीयू को देंगे एग्जीक्यूशन के लिए और कौन सा प्रोसेस हमारा होल्ड पे रहेगा। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग और अच्छे से समझते हैं प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम की हेल्प से। डायग्राम तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा न्यू स्टेट से प्रोसेस रेडी स्टेट में जाता है। न्यू स्टेट जो है हमारा सेकेंडरी मेमोरी है और रेडी स्टेट हमारा मेन मेमोरी है। और न्यू स्टेट से प्रोसेस को रेडी स्टेट में कौन लाता है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर लाता है। उसका काम क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस को, मैक्सिमम प्रोसेस को रेडी स्टेट में लाना, यानी कि रेडी क्यू में लाना। इसको हम लोग रेडी क्यू भी बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रोसेसेस आ गए और उसके बाद क्या होता है, रेडी स्टेट से प्रोसेस जो है शेड्यूल होता है और हमारा रनिंग स्टेट में जाता है। रनिंग स्टेट क्या है? यही है हमारा सीपीयू। ओके, ये हमारा सीपीयू है जहाँ पे एग्जीक्यूशन होता है। तो रेडी स्टेट से प्रोसेस को रनिंग स्टेट में कौन लेके आता है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम है रेडी स्टेट से प्रोसेस को रनिंग स्टेट में लेके आना। और उसके बाद जब प्रोसेस की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है तो फिर वो टर्मिनेट हो जाता है। इसके अलावा और भी स्टेट्स है, जैसे कि वेट एंड ब्लॉक स्टेट, सस्पेंड रेडी, सस्पेंड वेट स्टेट। अगर इसको आप लोग को जानना है तो आप लोग को वो प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम वाली वीडियो देखनी होगी। आज का हमारा जो है मेन फोकस है वो सीपीयू के शेड्यूलिंग पर है। ओके, सॉरी। तो ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ा हुआ था अपनी पिछली वीडियो में। ओके, अब यहाँ पे किसी के मन में एक डाउट तो ज़रूर आया होगा कि हम लोग को क्या बोल रहे हैं कि हमारा सेकेंडरी मेमोरी से ज़्यादा प्रोसेस को हम लोग मेन मेमोरी में ला रहे हैं, मीन्स रेडी क्यू में ला रहे हैं। तो ये क्या है? ये रेडी क्यू है। मतलब हम लोग सपोज प्रोसेस P1, P2, P3 और P4 को रेडी क्यू में ले आए। ओके, और भी मैक्सिमम प्रोसेस हो सकते हैं। सपोज के 4 प्रोसेस को हम लोग रेडी क्यू में ले आए सेकेंडरी मेमोरी से। उसके बाद हम लोग का शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करेगा? इसको रनिंग स्टेट में लेके जाएगा। और हमारे पास सीपीयू भी क्या है? एक है, क्योंकि यूनी प्रोसेसर सिस्टम है। तो हम लोग एक ही प्रोसेस को यहाँ पे रनिंग स्टेट में लेकर के आ सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि कौन से प्रोसेस को लेकर के आएंगे। वो सारी चीज़ें तो हो गई कि किस तरीके से कौन से स्टेट में जा रहा है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या हो रहा है और टर्मिनेट कैसे हो, वो सब तो हो गया। लेकिन ये जो चीज़ है कि हमारे पास बहुत सारे प्रोसेसेस हैं और इसमें से कौन सा प्रोसेस को हम लोग रनिंग स्टेट में लेके जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम कोई यहाँ पे ऐसा तो नहीं कि वो ऐसे हाथ डालेगा और रैंडमली कोई एक प्रोसेस को चूज़ करके रनिंग स्टेट में दे देगा, ऐसा नहीं होने वाला। हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। यही चीज़ है, यही जो प्रोसेस है कि कौन सा प्रोसेस जाएगा रनिंग स्टेट में, कौन सा सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा और कौन सा प्रोसेस जो है रेडी क्यू में वेट करेगा। यही प्रोसेस जो है हमारा सीपीयू शेड्यूलिंग कहलाता है। ऑलराइट, अब इसके बाद यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है प्रीएम्पशन और नॉन प्रीएम्पशन का। तो प्रीएम्पशन का मतलब क्या है? जैसे कि हमारा रनिंग स्टेट में प्रोसेस चल रहा है और उसके बाद हम लोग क्या करें, फिर से उसको रेडी स्टेट में लिया है। ये होता है प्रीएम्प्ट होना। ऑलराइट, प्रीएम्प्ट होने के 2 तरीके हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा हुआ है, प्रायोरिटी टाइम और टाइम क्वांटम। अगर रेडी क्यू में कोई हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस आ जाता है, सपोज P1 चला गया रनिंग स्टेट में और P1 एग्जीक्यूट कर ही रहा था कि हमारे पास रेडी स्टेट में जो है एक हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, P1 को स्टॉप कर देगा और उसके बाद वापस उसको रेडी क्यू में भेज देगा और जो हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस रहेगा वो रनिंग स्टेट में चला जाएगा और CPU उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो फर्स्ट था तो प्रायोरिटी टाइम और दूसरा है
प्रायोरिटी टाइम नहीं, प्रायोरिटी बोल सकते हैं हम लोग, टाइम क्यों है, ऑलराइट छोड़िए। और दूसरा है टाइम क्वांटम। तो टाइम क्वांटम क्या है कि सीपीयू को कुछ टाइम के लिए ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है। मतलब सीपीयू ने सोच के बैठा हुआ है कि हम हर एक प्रोसेस को 2 सेकंड के लिए ही एग्जीक्यूट करेंगे। तो P1 जो है 5 सेकंड में कंप्लीट होगा या फिर 10 सेकंड में कंप्लीट होगा, उसको जो भी सेकंड में कंप्लीट होना होगा वो होगा, लेकिन सीपीयू उसको 2 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट करेगा। इसी तरीके से जब उसकी 2 सेकंड की जो है एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी, वापस उसको रेडी स्टेट में भेज देगा। तो ये होता है प्रीएम्पशन का केस। ऑलराइट, मतलब एक प्रोसेस को फोर्सफुल्ली स्टॉप करके उसको वेटिंग स्टेट में, मतलब सॉरी रेडी स्टेट में भेज देना और दूसरे प्रोसेस को लेके एग्जीक्यूट करना, ये होता है प्रीएम्पशन। और नॉन प्रीएम्पशन मतलब सिंपल एक प्रोसेस P1 जो है, हम लोग जो भी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको शेड्यूल करेंगे। कि सपोज मान लीजिए हम लोग का P1 जो है सिलेक्ट हुआ, शेड्यूल हुआ और उस रेडी स्टेट में चला गया, तो सीपीयू उसको पूरा एग्जीक्यूट कर लेगा और उसके बाद उसको टर्मिनेट कर देगा। तो ये होता है नॉन प्रीएम्पशन का केस। तो हम लोग दोनों चीज़ों को देखते हुए जो है शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो है, एक्चुअली शेड्यूलिंग एल्गोरिदम बहुत सारे हैं, प्रीएम्पशन के भी बहुत सारे हैं, नॉन प्रीएम्पशन के केस में भी बहुत सारे हैं। तो हम लोग एक एक करके उसको डिस्कस करेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि हम लोग का जो है शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का पर्पस क्या है। तो गाइस, पहला हमारा जो फोकस होगा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का वो होगा मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन। हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा एक प्रोसेस चला गया है रनिंग स्टेट में, मतलब अगर सपोज हम लोग एक शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को यूज़ किए हैं और उस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग हम लोग P1 को रनिंग स्टेट में डाल रहे हैं और उसके बाद फिर जो है P1 कंप्लीट हो जा रहा है और फिर सीपीयू जो है आइडल हो जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सीपीयू खाली नहीं बैठना चाहिए, सीपीयू यूटिलाइजेशन होनी चाहिए, ये हमारा जो है एक फोकस होना चाहिए। और दूसरा है फेयर एलोकेशन ऑफ सीपीयू। फेयर एलोकेशन का मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग एक प्रोसेस को सीपीयू काफ़ी लंबे टाइम के लिए दे रहे हैं और दूसरा तीसरा और बाकी का जो छोटा छोटा प्रोसेस है वो, या फिर बड़ा प्रोसेस जो भी है, जो भी बाकी का प्रोसेस है उसको काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए जो है वेटिंग करना पड़ रहा है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, फेयर एलोकेशन होनी चाहिए सारे प्रोसेस के लिए सीपीयू का। थर्ड है हमारा मैक्सिमम थ्रूपुट। थ्रूपुट का मतलब जो है हमारा जो भी टास्क है वो ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म होना चाहिए कम टाइम पे। कम टाइम पे अगर ज़्यादा से ज़्यादा टास्क परफॉर्म होगा सीपीयू के थ्रू तो हमारा ऑब्वियसली सीपीयू का यूटिलाइजेशन भी होगा। और हमारा जो फोर्थ है वो भी वही सेम बात है कि मिनिमम वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम हमारा कम होना चाहिए प्रोसेसेस का, मतलब हम लोग प्रोसेस को ज़्यादा लंबे टाइम के लिए वेट नहीं करवा सकते हैं। तो ये जो है हमारा पर्पस है शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का। तो इस 4 चीज़ को हम लोग जो है हमारा मेन है, इसके अकॉर्डिंग को, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को एल्गोरिदम को यूज़ करना होगा और हम लोगों को रेडी क्यू से प्रोसेस को रनिंग स्टेट में यानी कि सीपीयू को देना होगा ताकि हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन हो और हमारा फिर जो है सीपीयू जो है प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करे। तो ये चीज़ें हमारा सीपीयू का शेड्यूलिंग। अब हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम हम लोग कौन कौन से एल्गोरिदम्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लोग को एल्गोरिदम्स नहीं लिखना है यहाँ पे, हमारे पास ऑलरेडी कुछ एल्गोरिदम्स हैं ऑलरेडी बने हुए जिसको हम लोग को स्टडी करना है। अगर आप लोगों ने एक एल्गोरिदम को अच्छे से पढ़ लिया तो बाकी सारे एल्गोरिदम्स जो है काफ़ी ईजी पड़ेंगे आपके लिए, क्योंकि सारा जो है एल्गोरिदम जो है एक ही कॉन्सेप्ट पर है। कुछ मिनिमम जो है डिफरेंस है सारे में, एक पढ़ लो सब कुछ सेम रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम। जैसे मैंने बोला प्रीएम्पशन और नॉन प्रीएम्पशन का, तो यहाँ पे वही है कि 2 टाइप्स के एल्गोरिदम होते हैं, एक प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम और एक होता है नॉन प्रीएम्पशन एल्गोरिदम। तो गैस प्रीएम्पशन वाला जो हमारा एल्गोरिदम्स है उसमें है सबसे पहले शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट यानी कि SRTF, और इस SRTF को हम लोग शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट विथ प्रीएम्पशन भी बोलते हैं, मतलब SJF विथ प्रीएम्पशन को ही हम लोग SRTF बोलते हैं। सेकेंड है हमारा राउंड रॉबिन एल्गोरिदम, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। और हम पास जो है प्रीएम्पशन में एक लास्ट है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स। तो ये 3 जो है प्रीएम्पशंस में आते हैं, और भी है जैसे कि लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, उसको भी हम लोग यूज़ करते हैं। और नॉन प्रीएम्पशंस में आते हैं हमारे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, FCFS एल्गोरिदम, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, SJF, हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट मतलब HRRN, मल्टी लेवल क्यू, और लास्ट है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ऐसा नहीं है कि दोनों सेम ही है और दोनों को हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग विथ नॉन प्रीएम्पशन और प्रायोरिटी शेड्यूलिंग विथ प्रीएम्पशन, यहाँ पे 2 केस आता है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के एल्गोरिदम्स पे। तो ये सब एल्गोरिदम काम कैसे करते हैं, सबसे पहले इन सब के कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट का जो क्राइटेरिया होता है वो होता है बर्स्ट टाइम।
तो जो वेरियस टाइम्स होते हैं रिलेटेड टू दी प्रोसेस, उसको हम लोग जो है अपने आगे के वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि अराइवल टाइम हो गया हमारे पास, वेटिंग टाइम, बर्स्ट टाइम, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, ये सारे जो है टाइम्स होते हैं जिसके मतलब हम लोग इस एल्गोरिदम्स को जैसे यूज़ करते हैं तो वो टाइम को हम लोग यूज़ करके इस एल्गोरिदम को जो है हम लोग प्रोसेस में यूज़ करते हैं। तो हम लोग टाइम को तो डिस्कस कर लेंगे क्योंकि सारे एल्गोरिदम्स का जो है क्राइटेरिया जो अलग अलग है, जैसे कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व इसका क्राइटेरिया है अराइवल टाइम, ये SGF है इसका क्राइटेरिया होता है बर्स्ट टाइम, इस तरीके से है जो है ये सारा एल्गोरिदम काम करेगा हम लोग का। और हम लोग ये जो टाइम्स है जो भी मैंने अभी बोला, बर्स्ट टाइम, कंप्लीशन टाइम, वेटिंग टाइम, अराइवल टाइम, इसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एक एक करके ये सारे एल्गोरिदम्स को पढ़ना। गाइस सीरियसली अगर एक एल्गोरिदम जो है आप लोगों ने पढ़ लिया अच्छे से और समझ लिया तो बाकी सारा जो है एकदम सेम ही है, कुछ कुछ चेंजेस है बस, वो जो चेंजेस है बस वो आपको याद रखना होगा, बाकी सब कुछ आप लोगों में का जो है वो सेम है। तो ऑल राइट गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट CPU शेड्यूलिंग। हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आप लोग को इससे ज़्यादा अच्छे से जो है क्लियर हो जाएगा। आज की वीडियो का जो मेन फोकस था वो ये था कि CPU शेड्यूलिंग जो है होता क्या है। तो आप लोग समझ गए कि जो रेडी क्यू में इतने सारे प्रोसेसेस हैं उन प्रोसेस को हम लोग CPU में लेके जाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है यूनी प्रोसेसर है, मल्टी प्रोसेसर भी रहता तो भी उसमें हम लोग यूज़ करते हैं शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को, क्योंकि अगर मान लीजिए 2 से या 2 से ज़्यादा हमारे पास प्रोसेस है तो भी तो हम लोग को चूज़ करना ही होगा ना कि रेडी क्यू में से कौन से प्रोसेस को दे। अगर हमारे पास 3-4 CPU है तो भी हम लोग को चूज़ करना पड़ेगा और 1 CPU है तो भी चूज़ करना पड़ेगा। तो हम लोग फिलहाल मान के चल रहे हैं यूनी प्रोसेसर है, तो यूनी प्रोसेसर के अकॉर्डिंग भी हम लोग को जो है रेडी क्यू से प्रोसेस को रनिंग स्टेट में लेकर के जाना होगा और इस तरीके से हमारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो है कौन से प्रोसेस को चूज़ करके लेकर के जाएगा रनिंग स्टेट में, इसी प्रोसेस को बोलते हैं CPU शेड्यूलिंग। इसका हम लोगों ने देख लिया पर्पस और कौन कौन से एल्गोरिदम्स होते हैं हम लोगों ने वो यहाँ पे डिस्कस कर लिया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे गाइस। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाँ कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में टाइप करके पूछ सकते हैं। और इसी के साथ गाइज अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।